जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, आप सब अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड बाइसिकल डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 1 जून, बी 2 जून, सी 3 जून और डी 4 जून। तो दोस्तों याद रखें कि वर्ल्ड बाइसिकल डे हर साल 3 जून को मनाया जाता है। दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से विश्व भर में 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे यानी कि विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को इस दिन के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। तो दोस्तों, इस दिन को बाइसिकल दिन के रूप में मनाए जाने की घोषणा कब की गई है? 2018 में। और किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 जून को विश्व बाइसिकल डे मतलब विश्व साइकिल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। और दोस्तों, इस दिन का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो बेहतर है ही, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी अनुकूल है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन कहां किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका और डी जापान। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन चीन में किया जाएगा और चीन के बीजिंग शहर में किया जाएगा। दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 2021 कब से कब तक होगा? तो याद रखना है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 2021 को होगा। कहां होगा? तो बीजिंग चीन में आयोजित किया जाएगा। यह दुनिया भर में स्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में अवसरों, चुनौतियों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करेगा। यह सम्मेलन 2016 में अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान में आयोजित पहले वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का अनुपालन करेगा। अब दोस्तों याद रखें कि पहला वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन कहां हुआ? तो आपको पता होना चाहिए, अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान में। और कब हुआ था? तो 2016 में हुआ था। और दूसरा कब होना है? तो 14 से 16 अक्टूबर 2021 में होना है। और कहां होना है? तो बीजिंग चीन में आयोजित होना है। और दोस्तों, यह उसका अनुपालन करेगा। पहले वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का अनुपालन किया जाएगा दूसरे में। और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते। तो दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर कौन सा समझौता अभी तक विश्व में सबसे प्रसिद्ध है? वह है पेरिस समझौता। पेरिस समझौते के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए सतत परिवहन के लिए एक मार्ग इंगित करने की उम्मीद है। दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखें कि दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन कब किया जाएगा? तो कब होगा? यह 14 से 16 अक्टूबर 2021 बीजिंग चीन में आयोजित होगा। पहला कब आयोजित हुआ? तो 2016 में हुआ। और कहां हुआ? तो अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान में हुआ। दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखना है यह सब। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किसने परेश बी लाल को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ए व्हाट्सएप, बी फेसबुक, सी ट्विटर और डी गूगल। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। व्हाट्सएप ने नए आईटी रूल्स के तहत परेश बी लाल की नियुक्ति की है, जो पिछले हफ्ते से देश भर में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए लागू हो गए हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछले हफ्ते सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भारत में नए आईटी रूल्स लागू किए गए हैं। और इनके तहत जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं उन्हें ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, जिन प्लेटफॉर्म्स के 50 लाख से ज्यादा यूजर्स होंगे उनके लिए ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करना अनिवार्य होगा नए आईटी रूल्स के तहत। यह सभी अधिकारी भारत के रहने वाले होने चाहिए। यह दूसरी शर्त है नए आईटी रूल्स की कि जो यह तीनों अधिकारी होंगे, ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, यह तीनों भारतीय मूल के होंगे और भारत के रहने वाले होंगे। अब नजर डालेंगे व्हाट्सएप की तरफ। तो दोस्तों, व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई थी। इसके वर्तमान में सीईओ बिल कैथकार्ट हैं। इसका अधिग्रहण अगर देखा जाए तो फेसबुक द्वारा अधिग्रहण 19 फरवरी 2014 को हुआ था। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके संस्थापक व्हाट्सएप के जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन हैं। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, व्हाट्सएप के संस्थापक जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन है। और वर्तमान में इसका मूल संगठन कौन है? तो फेसबुक। और फेसबुक ने इसका अधिग्रहण
अधिग्रहण कब किया, तो आपको पता होना चाहिए 19 फरवरी 2014 को अधिग्रहण कर लिया था, जबकि व्हाट्सएप की स्थापना 2009 को हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं ए याकूब, बी इसाक हरजोग, सी सोलोमन और डी मोशक सेसे। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग बने हैं। दोस्तों इजराइल की संसद ने इसाक हरजोग को देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया है। सॉरी दोस्तों, हम क्वेश्चंस में गलत बोले शायद, तो आपको याद रखना है कि हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग बने हैं। और यह इजराइल के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो यह इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। किसको? इसाक हरजोग को 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इजराइल की लेबर पार्टी के पूर्व प्रमुख हरजोग रूबेन रिवलिन का स्थान लेंगे। तो इनके पहले राष्ट्रपति कौन थे इजराइल के? आपको पता होना चाहिए। हरजोग के पहले इजराइल के राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन थे, जिनका स्थान अब इसाक हरजोग लेंगे और यह 11वें राष्ट्रपति बनेंगे इजराइल के। दोस्तों रूबेन रिवलिन का कार्यकाल 9 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इससे पहले 60 वर्षीय हरजोग 2013 के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हार गए थे। तो यह 2013 में जब चुनाव लड़े थे तो यह हार गए थे और इनके विपक्ष में कौन था? तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और अब यह राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन? इसाक हरजोग। कहां के? इजराइल के। दोस्तों इजराइल की तरफ अगर नजर डालें तो इजराइल के प्रधानमंत्री वर्तमान में बेंजामिन नेतन्याहू है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम या जेरूशलेम है और यहाँ की मुद्रा इजरायली शेकेल है। दोस्तों याद रखें कि जेरूशलेम को ही ईसा मसीह की जन्मस्थली माना जाता है, तो आप लोगों को यह बहुत अच्छे से याद रखना है। और राष्ट्रपति का नाम भी कि इजराइल के अब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इसाक हरजोग हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? आपके ऑप्शन हैं ए राष्ट्रीय पोषण अभियान, बी स्वच्छ भारत अभियान, सी निर्मल भारत अभियान और डी हर घर जल योजना। तो दोस्तों याद रखें कि भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के माध्यम से कुपोषण से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में चल रहे विविध कार्यक्रम एवं योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के साथ ही उनके लिए लक्ष्य निर्धारण में मदद मिलेगी। तो दोस्तों राष्ट्रीय पोषण अभियान कहां पर किसके लिए है आपको आगे यह भी बताया जाएगा। तो राष्ट्रीय पोषण अभियान का लक्ष्य बौनापन, अल्प पोषण और रक्ताल्पता जो कि छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में देखने को मिलती है को कम करना तथा प्रति वर्ष अल्प वजनी बच्चों में 2% की कमी लाना है। अल्प वजनी बच्चे जो सामान्य वजन से कम वजन के पैदा होते हैं बच्चे, उनको अल्प वजनी बच्चे कहा जाता है। और इसका लक्ष्य रखा गया है कि उनकी संख्या में 2% की कमी लाना है प्रतिवर्ष। राष्ट्रीय पोषण अभियान योजना की शुरुआत मार्च 2018 में हुई थी। यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पोषण अभियान योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत मार्च 2018 में हुई थी। जैसे कि दोस्तों आप पिक में भी देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पोषण योजना जो है, पोषण अभियान कार्यक्रम, यह किन के लिए है? तो किशोरी, बच्चे, गर्भवती महिला और यात्री महिला एवं नवजात शिशु के लिए है। दोस्तों हम नजर डालेंगे हम विश्व बैंक मुख्यालय की तरफ। तो दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसका गठन विश्व बैंक का जुलाई 1944 में हुआ था तथा विश्व बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में डेविड मालपास हैं। तो दोस्तों याद रखें कि डेविड मालपास यहाँ के अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के, जिसकी स्थापना या गठन जुलाई 1944 में हुआ था और तथा मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आर्थिक शोध रिपोर्ट इकोरैप प्रकाशित की है? आपके ऑप्शंस हैं ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक और डी भारतीय स्टेट बैंक। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट इकोरैप प्रकाशित की है। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी आर्थिक शोध रिपोर्ट इकोरैप में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी 7.9% की दर से बढ़ने की भविष्यवाणी की है। पहले रिपोर्ट में 10.4% की वृद्धि की भविष्यवाणी की गई थी और अब देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बड़े प्रभाव के कारण इसे डाउनग्रेड कर दिया गया है। तो दोस्तों याद रखें कि भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट है जो इकोरैप, इसके अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी क्या रहने का अंदाजा लगाया गया है, तो 7.9% का। दोस्तों हम नजर डालेंगे हम भारतीय स्टेट बैंक की तरफ। तो यहाँ से पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा तथा मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी अगर स्थापना देखें तो सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की अगर जड़ की तरफ जाएंगे तो 2 जून 1806 को कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई। बाद में यह इंपीरियल बैंक
बैंक के नाम से भी चला और उसके बाद 1 जुलाई 1944 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में स्थापना हुई। तो दोस्तों अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में स्थापना पूछी जाए तो 1 जुलाई 1944, बाकी अगर इसकी बेसिक स्थापना देखी जाए तो 2 जून 1806 को ही स्टार्ट हो गया था यह कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन की को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश और डी मालदीव। तो दोस्तों याद रखें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है। समझौता ज्ञापन के अनुरूप सहयोग के लिए कार्यक्रमों की कार्यनीति बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा। दोस्तों अब हम नजर डालेंगे मालदीव की तरफ। तो दोस्तों मालदीव के वर्तमान में राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह तथा राजधानी माले है और मालदीव की मुद्रा मालदीवियन रुपया है। मालदीव से जुड़े दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और वो आपको यहाँ सामने दिख रहे होंगे। पहला है यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एशिया का सबसे छोटा देश है। तो आपसे अगर पूछा जाए, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि एशिया महाद्वीप के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़े और सबसे छोटे दो देशों के नाम बताएं, तो सबसे बड़ा चीन है और दूसरा सबसे छोटा मालदीव है। आपको याद रखना है। दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग 2009 में मालदीव में हुई थी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट या ट्रिपल स्टार मार्क कर लें इस लाइन पर, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग कब हुई तो 2009 में हुई और कहां हुई तो मालदीव में हुई। दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख रुपए सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है? आपके ऑप्शंस है ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी झारखंड और डी पंजाब। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख रुपए सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम किसी एक की कोविड-19 की वजह से मृत्यु हुई है। दोस्तों इन बच्चों को 1125 रुपए का मासिक भत्ता भी मिलेगा और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया। यह सहायता केंद्र सरकार द्वारा घोषित सहायता के अतिरिक्त होगी। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन नाम से योजना केंद्र सरकार ने चलाई थी, जिसके तहत जिस बच्चे के दोनों यानी कि माता और पिता दोनों का निधन हो गया है उन्हें 10 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। तो यह उसके अतिरिक्त में महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य के बच्चों के लिए अलग से प्रदान की करेगी। जिसमें माता या पिता में से किसी एक का भी निधन हुआ है तो यह उन बच्चों के लिए यह सहायता प्रदान की जाएगी। और इस सहायता के तहत कितनी राशि उनकी सावधि जमा किया जाएगी? तो यह 5 लाख रुपए सावधि जमा किए जाएंगे। देखते हैं आज के अब महाराष्ट्र की तरफ नजर डालेंगे दोस्तों। तो जैसे हम महाराष्ट्र को देख सकते हैं, यह पश्चिमी घाट और मध्य भारत में स्थित एक राज्य महाराष्ट्र जो कि संपन्न राष्ट्र है। और इसके अगर हम राजधानी देखें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इससे लगे हुए अगर हम राज्यों की संख्या देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा इससे जुड़ी बॉर्डर लगती हैं, इसकी राजकीय सीमा बनाते हैं। अब महाराष्ट्र के बारे में डिटेल से देखें दोस्तों तो महाराष्ट्र का सामान्य परिचय कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी तथा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के अगर हम पड़ोसी राज्य देखें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली यहाँ के प्रमुख पड़ोसी राज्य है। दोस्तों यहाँ की झीलें अगर हम देखें तो यहाँ के झीलों में उपवन झील, बिहार झील, बेन्ना झील और लोनार झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी बोरीवल राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव नागझेरा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व यहाँ के प्रमुख वन एवं राष्ट्रीय उद्यान है। वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थित देखें तो नागझेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य, कलसुबाई हरिश्चंद्रगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। महाराष्ट्र की जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें दोस्तों तो महाराष्ट्र में स्थित एलिफेंटा गुफाएं एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित अन्य गुफाएं देखें तो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं तथा काला गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। यह पांचों नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि गुफाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी और काला की गुफाएं महाराष्ट्र में ही स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भारत
भारत की आर्थिक राजधानी है, साथ ही यह भारत का सबसे बड़ा शहर है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत की आर्थिक राजधानी कौन है, तो मुंबई है। और भारत का सबसे बड़ा शहर या सबसे बड़ा महानगर कौन है, तो यह मुंबई है। महाराष्ट्र का पुणे शहर भारत का 6वां सबसे बड़ा महानगर है। तो महाराष्ट्र के 2 शहर ऐसे हैं जो भारत के टॉप 10 महानगरों में आते हैं। सबसे पहला तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा महानगर है ही, साथ ही यहाँ का पुणे शहर है, यह भारत का 6वां सबसे बड़ा महानगर है। भारत की पहली रेल 1853 में महाराष्ट्र में ही मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। तो दोस्तों यह याद रखना है कि भारत की पहली रेल कब चली, 1853 में। कहाँ, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी कहाँ, तो मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर चलाई गई थी दोस्तों। और यह कब चलाई गई, जब लॉर्ड डलहौजी भारत के वायसराय थे। इसके बाद दोस्तों कोल्हापुरी चप्पल को विशिष्ट भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह टैग महाराष्ट्र और कर्नाटक की संयुक्त रूप से दिया गया है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक को की कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग दिया गया है, याद रखना है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा कपड़ा मिल महाराष्ट्र में खोली जाएगी। तो याद रखना है दोस्तों, एशिया की पहली सौर ऊर्जा कपड़ा मिल कहां खोली जाएगी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की बल्ली पेंटिंग प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे पूछा जाए बल्ली पेंटिंग किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र से है। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क मुंबई में शुरू हुआ। तो आपको यह याद रखना है कि भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहां शुरू हुआ है, तो मुंबई में शुरू हुआ, महाराष्ट्र के मुंबई में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और देखेंगे महाराष्ट्र से, तो भारत का पहला साइबर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में खुलेगा। भारत का पहला जेंडर न्यूट्रल हॉस्टल मुंबई में खुला है। तो दोनों चीजें बहुत अच्छे से याद रखें, पहला साइबर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में, पहला जेंडर न्यूट्रल हॉस्टल मुंबई में। पुणे शहर में दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है। तो दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद कहाँ है, पुणे शहर महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के बांद्रा स्टेशन की इमारत को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। यह अपने आप में पहला स्टेशन है जिसे डाक विभाग के लिफाफे पर जगह दी गई है। तो दोस्तों पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है स्टेशन, बांद्रा स्टेशन ऐसा है महाराष्ट्र का जिसे डाक विभाग के लिफाफे पर भी जगह दी गई है और यह हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। भारत में सबसे पुराने फ्लाइंग क्लबों में से एक बॉम्बे फ्लाइंग क्लब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल बन गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कौन बना है, तो आपको याद रखना है फ्लाइंग क्लबों में से बॉम्बे फ्लाइंग क्लब है जो कि पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल बन गया है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित। और आखिरी पॉइंट है देखेंगे महाराष्ट्र से संबंधित, तो मुंबई ट्रैफिक सिग्नल महिला आइकन रखने वाला पहला शहर बन गया है। तो दोस्तों यह महाराष्ट्र में स्थित मुंबई ट्रैफिक सिग्नल पर महिला आइकन रखने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्विस कॉल की ऑडिट को स्वचालित करने के लिए आईसीआईसीआई लैम्बार्ड ने किसके साथ साझेदारी की है। आपके ऑप्शन है ए गूगल, बी फेसबुक, सी स्पेसएक्स और डी माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में सर्विस कॉल के ऑडिट को स्वचालित करने के लिए आईसीआईसीआई लैम्बार्ड ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। आईसीआईसीआई लैम्बार्ड ग्राहक सेवा प्रतिनिधि द्वारा की जाने वाली अपनी दैनिक सर्विस कॉल की जांच के लिए माइक्रोसॉफ्ट की एज्योर स्पीच सर्विस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करेगा। दोस्तों दोनों प्रोसेस का और सर्विस का नाम याद रखें जो कि माइक्रोसॉफ्ट की हैं, एज्योर स्पीच सर्विसेज और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दोनों आपको याद रखना है। दोस्तों हम नजर डालेंगे आईसीआईसीआई लैम्बार्ड की तरफ। तो आईसीआईसीआई लैम्बार्ड के वर्तमान में सीईओ भार्गव दास गुप्ता तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। नजर डालें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स तथा पॉल एलन है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। दोस्तों अब नजर डालेंगे आज के वन लाइनर करंट अफेयर्स पर। तो आज का पहला वन लाइनर करंट अफेयर है कि पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू की। तो दोस्तों याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद किसने शुरू की, तो माइक्रोसॉफ्ट ने। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए अमूल के आरएस सोडी चुने गए। तो दोस्तों याद रखें कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए भारत से कौन चुना गया है, तो अमूल के आरएस सोडी जो कि अमूल कंपनी के हैं। दोस्तों आज का तीसरा वन लाइनर है कि विदेश मंत्रालय मंत्री एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो आपको पता होना चाहिए एस जयशंकर ने, जो कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। सीसीएमबी के निदेशक डॉक्टर विनय के नंदीकुरी बने हैं। तो आपको यह भी याद रखना है कि सीसीएमबी के निदेशक कौन बने हैं, डॉक्टर विनय के
नंदीपुरी। दोस्तों आज का पांचवा है, WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष केन्या के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ बने हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि WHO कार्यकारी बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन थे, अब उनका स्थान कौन ले रहा है, तो केन्या के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, क्योंकि यह एक इंडियन की रिप्लेसिंग है, मतलब उनका कार्यकाल पूरा हुआ है अध्यक्ष के तौर पर, जबकि वह अभी 1 साल तक और वहां के सदस्य बने रहेंगे कार्यकारी बोर्ड के, तो सदस्य रहेंगे, लेकिन अध्यक्ष अब कौन होंगे, केन्या के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। और आज का आखिरी वन लाइनर है दोस्तों, व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रामीण आबादी में कोविड का पता लगाने के लिए एक्सरे सेतु लॉन्च किया गया है। दोस्तों यह एक चैट बॉक्स है एक्सरे सेतु, याद रखना, जो कि आपके नॉर्मल एक्सरों को भी अगर इसके द्वारा वेरीफाई करवाया जाए तो यह बता देगा कि कोविड नेगेटिव है या कोविड पॉजिटिव है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक से जांच नहीं हो पा रही थी, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे, भारत सरकार ने, अगर आपसे पूछा जाए भारत सरकार ने किसके माध्यम से ग्रामीण आबादी में कोविड का पता लगाने के लिए एक्सरे सेतु लॉन्च किया है, तो आपको पता होना चाहिए भारत सरकार ने व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रामीण आबादी में कोविड का पता लगाने के लिए एक्सरे सेतु लॉन्च किया है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।